हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आए हैं आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ। और ये हमारा आदिकाल का लास्ट टॉपिक है। फिर हमारी प्लेलिस्ट में आदिकाल की सभी वीडियो आपको उपलब्ध होंगी। आप बारी बारी करके सभी वीडियो देख लीजिए, आपका आदिकाल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आराम से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और सभी वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। तो शायद आपने उम्मीद है कि शायद ये आपने देख ली होंगी, सभी वीडियो आपने देख ली होंगी और अच्छे से अपने नोट्स बना लिए होंगे। और आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। क्या है आज का हमारा टॉपिक है? रासो साहित्य। ये भी आदिकाल के अंतर्गत ही है। रासो साहित्य आज का हेडिंग है हमारा रासो साहित्य। एक क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि जितने भी रासो साहित्य लिखे गए हैं इनमें से पृथ्वीराज रासो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एस्टेट वगैरह में एक क्वेश्चन तो इनमें से जरूर आता है जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। वहाँ से कम आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे हरियाणा का टेट हो, चाहे CUET हो, चाहे तो नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे स्क्रीनिंग हो HPSC, चाहे RPSC, किसी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य और उसके साथ साथ मैं एक आध छुटपुट क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ ताकि आदिकाल से हमारा एक भी क्वेश्चन ना रहे, एक भी टॉपिक हमारा ना छूटे। तो वो भी मैंने रासो साहित्य के अंतर्गत इसी वीडियो में मैंने ले लिए हैं। हमारे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा है हिंदी का प्रथम कवि, ये रासो के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर आई हूँ जो हमारे रहते थे और जहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो देखते जाइएगा बारी बारी और नोट डाउन करते जाइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रथम कवि। अभी वैसे तो हम रासो साहित्य पढ़ेंगे आधे कम पूरा विस्तार से, लेकिन कुछ एक मैंने बताया ना कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमारे रह रहे हैं। आप सोचोगे कि मैम ने ये तो बताया ही नहीं। तो मैंने आदिकाल का तो शायद वीडियो में नामकरण बता दिया था कि आदिकाल को किस किस ने क्या क्या नाम दिया है। अगर नहीं बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक रह गया, तो उसे भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगी। लेकिन शायद मैंने जो हिंदी साहित्य का जो नामकरण और काल विभाजन था उसमें मैं बता चुकी हूँ। वहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी है पेपर में आना और एक क्वेश्चन आज यहाँ से बनता ही बनता है। जो अभी HPSC स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि सरप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। तो देखते जाइए, एक एक लाइन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एस्टेट TGT PGT एस्टेट वाले स्टूडेंट भी इसे ध्यान से पढ़ना। एस्टेट TGT PGT एस्टेट वाले स्टूडेंट्स भी इन टॉपिक को ध्यान से देखते जाना और जिसको HPSC सब्जेक्टिव का पेपर देना है उसको भी इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखते रहिए विस्तार से और हम पढ़ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब मैं देखती हूँ कि अरे अभी इतने सब्सक्राइबर थे और अभी इतने बढ़ गए, तो मेरा मन करता है कि चल उठ सरला और एक दो वीडियो और बना ले। तो ऐसा ही है, आप जितनी जल्दी आपको सिलेबस मुझसे पूरा करवाना है, मैं कहती हूँ उतना ही आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करते रहें वीडियो को, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलता है। और देखना फिर मैं किस स्पीड से आपको वीडियो उपलब्ध करवाती हूँ। तो और जब एक भी इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सोचती हूँ कि चल छोड़ ना यार, कोई देखता तो है नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करें वीडियो को। सब्सक्राइब देखते ज़्यादा हैं वीडियो को और सब्सक्राइब कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो और आपको वीडियो में कंटेंट में कोई कमी लगे तो आप ज़रूर बताना। और मैं पूरा अपने बुक से दे रही हूँ। ये जो घिसी पिटी बेचारी बुक की देखो क्या दशा हो गई है। मैंने जब भी UGC नेट की तैयारी की थी तो मैंने अपनी इसी बुक को फॉलो किया था। जब मैंने TGT PGT एस्टेट दिए तो भी मैंने इसी बुक को फॉलो किया था और मुझे जो भी चाहिए मैं अपनी बुक से ही, एक ही बुक से पढ़ती हूँ। इसमें जो कुछ है अगर वो आप कर लेते हो तो आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। और हिंदी की ऐसे ही कहती हूँ मैं, अशोक तिवारी की बुक है और एक ओंकारनाथ जी की बुक है। आप किसी भी एक बुक को फॉलो कीजिए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो बुक आपके पास एक ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ से नोट्स बनाओ, फिर इसी टॉपिक को आप बुक से पढ़िए और उसके बाद
जो हमने वीडियो में एक आध हो सकता है रह जाए क्वेश्चन, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सारे ही पर्सन आने वाले जो पर्सन हैं उनको मैं कवर करूँ। लेकिन फिर भी एक बार आप बुक की रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, मैं ये सुझाव आपको ज़रूर दूँगी। तो उसके बाद आप अपने नोट्स को कुछ मैंने बताया और कुछ आप बुक से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन्स आपके पास इकट्ठे हो जाएँगे। और जैसे कई यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं कि आपको लीनियर क्वेश्चन्स दे देते हैं और फिर क्या होता है, जैसे अब कोई बच्चा एचपीएससी स्क्रीनिंग में एचपीएससी सब्जेक्टिव में बैठेगा, तो वो कैसे लिखेगा? उसके पास शब्द पावर होगी नहीं, शब्दों की शक्ति होगी नहीं, तो किस प्रकार से लिखे? इसलिए डिटेल पढ़िएगा। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका नेट क्लियर हो जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो हरियाणा में तो भाई यही सिस्टम है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना ही देना है। तो अपना डिटेल के साथ पढ़िए। फिर से मैं यही कहती हूँ, अपने जो जड़ें हैं आपकी स्टडी की उन्हें गहराई तक लेके जाएं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पढ़ लेते हैं हिंदी का प्रथम कवि। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन, इसकी ये आप वर्तनी के दृष्टिकोण से भी देख लेना, कई बार पूछ लेते हैं। सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरयपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। आपको पता है सिद्ध जो थे अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। सिद्ध जो थे अपने नाम के पीछे क्या जोड़ते थे? पा जोड़ते थे। तो ये आप अपने नाम के पीछे ये पा जोड़ते थे। तो देखिए हिंदी का प्रथम कवि कौन? सरयपाद। किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। कौन सी शताब्दी है इनकी? 7वीं शताब्दी। क्या माना राहुल सांकृत्यायन जी ने इन्हें? हिंदी का पहला कवि। किसको माना? सरयपा को माना। सरयपा की समय सीमा क्या थी? 7वीं शताब्दी। ये कौन थे? 84 सिद्धों में से एक थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक पंक्ति में, इसके इन 2 ही पंक्तियों में आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं। अब डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने किसे माना है हिंदी का पहला? गणपति चंद्रगुप्त जी का हिंदी साहित्य का इतिहास का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मैंने कहा था गणपति विज्ञान है, बुद्धि के देवता हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त जी का था। तो ये कब लिखा था? 1965 में लिखा था। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने किसको माना है? शालीभद्र सूरी को माना है हिंदी का प्रथम कवि। और इनकी रचना कौन सी होगी? भरतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। इनकी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखी थी? शालीभद्र सूरी ने। और गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, और इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। और भरतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है उसका रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी है। आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि आदिकाल के जो सन है वो ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विवादास्पद है और इनका जो रचना काल है या इनकी समय सीमा है वो बहुत ही कम एग्जाम में पूछते हैं। फिर भी आप मोटा मोटा थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इन दोनों, आप देख लेते हैं। देखो गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना, और राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको माना? सरयपा को माना। भरतेश्वर बाहुबली शालीभद्र सूरी की रचना थी, समय सीमा 1184 थी। इन दोनों कवियों की रचना का एक एक नमूना प्रस्तुत है, जो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सरयपाद की भाषा हिंदी के अधिक निकट है, किंतु शालीभद्र सूरी की जो भाषा है हिंदी जैसी नहीं लगती। तो देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने, एक एक नमूना ये देखते रहिएगा। देखो, जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि नाहा पवेश, तही वट चित्त विषाम करु सरहे कही उवेश। तो ये जो है, ये देखिए हमें रवि शशि और ये इस तरीके से उवेश पवेश तही वट चित्त पवन मन जहाँ, तो ये हमें किसके निकट लग रहे हैं? ये अक्सर सारे किसके अधिक निकट लग रहे हैं? ये हिंदी के ज़्यादा निकट लग रहे हैं।
तो राहुल सांकृत्याय जी ने इसलिए सरैपा को हिंदी का पहला कवि माना। 7वीं शताब्दी इनका समय सीमा थी और इनकी रचना थी वो दोहा कोश थी। तो शायद आपको ये बातें याद रहेंगी। उपनऊ ए केवल नाण तऊ विरही रिसहे शिव ए आयु ए भरै नरेंद्र सिंह अवधापुरी ए। देखो इसको आपको पढ़ के ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही कि ये हिंदी जैसी है, लेकिन इसको पढ़कर आ रही थी। तो ये मुनि शालिभद्र सूरी जी की है पंक्तियां हैं। पंक्तियां भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एस्टेट में और टेट में, एस्टेट चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो और चाहे एचएससी स्क्रीनिंग हो, एचपीएससी हो, हर जगह पर पंक्तियां आपसे पूछी जाती हैं। तो साथ साथ पंक्तियों को आप कवर करते जाइएगा। स्पष्ट है सरैपाद की रचना में आए शब्द मन पवन, ये मैंने आपको बता दिया, ये हिंदी के शब्द हैं, इसलिए सरैपा 7वीं शती हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब देखो ये तो प्रथम कवि हो गए। गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को माना और सांकृत्याय जी ने किसको माना? सरैपा को माना। तो ये हो गए हमारा पहला कवि। अब बात आती है प्रथम रचना किसने हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी है, ये हम देख लेते हैं। सरैपा हिंदी के पहले कवि अवश्य हैं, किंतु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में सरैपाद की कुछ मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया है। देखो अब ये राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा, तो अब ये जो रचना है हिंदी काव्य धारा किसने लिखी? राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी और इन्होंने इनकी कुछ मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पर थोड़ी सी वो नहीं हुई कि हिंदी का पहला कवि सरैपाद को माना है। अब रचना कौन सी आती है ये देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पेपर में पूछी जाती है। एस्टेट में तो इस तरीके से करके पूछ लेते हैं जैसे कि आपको 2-3 ये जो पढ़ लेते हैं पहले। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो, कृति मतलब पहली रचना का निर्धारण करना हो, तो वह जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को ही माना जाता है। तो हिंदी की पहली रचना किसको माना जाता है? श्रावकाचार को। किसने लिखी थी? देवसेन ने। इस ग्रंथ में कितने दोहे हैं? 250 दोहों में किसका वर्णन है? श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 933 में। तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है कि हिंदी की प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है, रचना काल की दृष्टि से किसको माना जाता है, और वैसे भी तो किसको माना जाता है? श्रावकाचार को। किसकी रचना है या किसकी कृति है? देवसेन की। कितने दोहे हैं? 250 दोहे। रचना कब हुई थी इसकी? 933 ईस्वी में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहली रचना जो है कृति श्रावकाचार को मानी जाती है और पहला कवि किसको माना जाता है? सरैपा को माना जाता है। आज अब हम पढ़ेंगे, आपने वास्तविक टॉपिक पर आ जाते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था, ये कुछ बातें थी कि पहला कवि किसको माना, पहली रचना किसको माना, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे आदिकालीन राष्ट्र साहित्य। आज का हमारा टॉपिक है आदिकालीन राष्ट्र साहित्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा और अब तक जो मैंने बता दिया उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका लाजमी है। आदिकाल अब पढ़ लेते हैं हम रासो साहित्य। आदिकाल में अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि रासों को किसी ने रास कहा है, किसी ने रासक कहा है, किसी ने राष्ट्रीय यज्ञ कहा है, किसी ने रसायन कहा है, तो किसी ने इसकी उत्पत्ति रसिक से मानी है। तो देख लेते हैं किस किस ने इनको क्या क्या कहा है, ये हम अब पढ़ेंगे बारी बारी से। आदिकाल में रचित साहित्य में रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ये उल्लेखनीय है। मैं देखो सारी लाइनें इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है अनेक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कहीं पर सब्जेक्टिव में लिखा जाएगा, व्याख्यात्मक रूप से लिखा जाएगा, कहीं पर लीनियर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथ्यपरक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा तो ये दायित्व बनता है कि हम पूरी डिटेल से ही पढ़ाएं, न जाने किस प्रकार का स्टूडेंट किस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो जो और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है।
यहाँ ये उल्लेखनीय है कि आदिकाल में जैन कवियों ने जिस रास काव्य की रचना की, रास काव्य की रचना किसने की? जैन कवियों ने। वह वीर रस प्रधान रासो काव्य से भिन्न है। वह वीर रस प्रधान रासो काव्य से भिन्न है। अतः हम यहाँ उन्हीं रासो ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान है। मतलब रासो जो काव्य था वो अधिकतर वीरता से भरा हुआ था, वीर रस से परिपूर्ण था। तो आज हम जो वीडियो में पढ़ेंगे वो वीर रस प्रधान रासो ग्रंथों को ही हम पढ़ेंगे, जिनकी रचना चारण कवियों ने की। अब रासो ग्रंथ कह दे आपको, रासो ग्रंथ कह दे, चाहे वीर रस प्रधान कवि ग्रंथ कह दे, तो आपको वो किसने थी? ये चारण कवियों ने ही की थी। चारणों को ही वीर कहा जाता था। जैसे ना रामकुमार वर्मा जी ने अपने हिंदी साहित्य में दो भागों में बांटा, चारण कवि और चारण काल और संधि काल बांटा है ना। तो चारण काल जो है वो वीर गाथात्मक काल ही है, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया और रामकुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा। तो चारण कहिए चाहे वीर कहिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे। रासो ग्रंथों का सामान्य परिचय जानने से पूर्व रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर भी यंकिंचित प्रकाश हम डाल लेते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा प्रकाश इन पर भी डाल लेते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कहाँ से हुई शब्द की उत्पत्ति? रासो शब्द की व्युत्पत्ति के, देखो व्युत्पत्ति एक शब्द मैं बता देती हूँ, हिंदी व्याकरण को हम साथ साथ लेके चलेंगे। व्युत्पत्ति, क्या पता कौन सा शब्द आपके एग्जाम में कहाँ पर काम आ जाए। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति एक शब्द था, एक एस्टेट में आया हुआ था कि कौन से शब्द में दो उपसर्ग हैं, दो से ज़्यादा उपसर्ग हैं या एक से अधिक उपसर्ग हैं। तो उसमें व्युत्पत्ति शब्द था और इसमें भी वी प्लस हम लिखेंगे वी प्लस उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में भी पति अगर बाहर निकाल देते हैं तो उत बच जाता है, तो एक वी आ जाता है और एक उत आ जाता है। तो दो उपसर्ग यहाँ से इस तरीके से आप निकालना सीख जाओगे। दूसरा, अगर इसमें हम संधि की बात करें तो ये है यण संधि। संधि की बात करें तो ये यण संधि है। और अभी मैंने हिंदी व्याकरण मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया है। अगर कमेंट आएगा, बच्चे रिकमेंड करेंगे तो मैं हिंदी व्याकरण को भी साथ साथ लेकर चलूँगी। यण संधि क्यों है? क्योंकि इसमें अगर आपको यह वह इससे पहले जैसे आपको कोई आधा अक्षर मिलता है तो वो आपकी यण संधि होती है। ठीक है, ई का ये, ओ का वह, ऊ का वह, ई का ये और री का र हो जाता है। इस संधि की ये पहचान है। तो इस तरह से मैंने बताया कि ये आधा अक्षर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यण संधि है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे हम रासो शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ रहे हैं के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। तो गारशा दत्तासी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति माना है उसे राष्ट्रीय शब्द से व्युत्पन्न माना है। गारशा दत्तासी ने किससे माना है? राष्ट्रीय यज्ञ से। आप नोट बना लेना, बिल्कुल कोई देर नहीं लगेगी। अगर आप खुद डिटेल पढ़ के नोट्स बना रहे हो तो सच के साथ कह रही हूँ कि ज़िंदगी भर कभी इन बातों को नहीं भूलोगे। और अगर किसी के बनाए बनाए आप नोट्स उठाते हैं, लीनियर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो सच बता रही हूँ अगर उनसे अलग हटकर आपसे कोई भी क्वेश्चन उसी से मिला जुला पूछ लिया तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आप डिटेल के साथ पढ़ने में विश्वास रखिएगा। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति देख ले हैं। गारशा दत्तासी कहाँ से मानते हैं? राष्ट्रीय शब्द से मानते हैं। किंतु उनका ये मत कि वीरगाथा काव्यों में राष्ट्रीय यज्ञों का उल्लेख है। उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ से क्यों माना? क्योंकि जितने भी वीर गाथात्मक काव्य उपलब्ध हुए हैं उनमें राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन किया गया है। अतः रासो शब्द राष्ट्रीय से निःसृत हुआ है, अब तर्क संगत नहीं माना जाता। ये शब्द भी आप देख सकते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निःसृत हुआ है, मतलब वहीं से निकला है, इसका सृजन हुआ है। अब तर्क संगत नहीं माना जाता क्योंकि सभी चारण काव्यों में राष्ट्रीय यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता। किसी एक आध में मिल गया तो हम ये तो नहीं कह सकते कि रासों की जो उत्पत्ति है राष्ट्रीय से हुआ है, क्योंकि सभी वीर गाथा काव्यों में राष्ट्रीय शब्द का, राष्ट्रीय यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। ऐसी रचनाएं भी मिली हैं जो रासो नाम से अभिहित हो,
अभी अभिहित तो की गई हैं, पर उनकी विषय वस्तु वीरता परक न होकर कैसी हैं, प्रेम परक हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी भाषा के रास शब्द से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा या युद्ध। ठीक है। और रास का हम एक रासलीला से भी मतलब लेते हैं, और राजस्थान के लोग किससे लेते हैं, लड़ाई झगड़ा या युद्ध से। परंतु ये मत भी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि कई रासो ग्रंथों में युद्धों का नितांत अभाव है, कि कई रासो ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें युद्ध का कोई वर्णन नहीं है। तो ये था, हम बारी बारी पढ़ते जाएंगे किसने क्या कहा है। आराम से आप देखते रहिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तो इतना थोड़ा बहुत रुकना भी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार वीडियो देखते हैं तो थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। पूरा पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखना। आपका मन नहीं करता तो वीडियो बंद कर दीजिएगा, उसके बाद तभी बैठिए जब आपका मन करे, तो वो 100% आपके दिमाग में छपेगा। उसके बाद अभी तक हमने किसका पढ़ा, गारसा द तासी का। गारसा द तासी ने किससे माना है, इसका रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रासुए यज्ञ से। और किस आधार पर मानी है, कि रासुए यज्ञ से मानी है। किस आधार पर मानी है, कि जो वीर गाथात्मक ग्रंथ मिले हैं उनमें रासुए यज्ञ का उल्लेख है। लेकिन इस तर्क का भी खंडन कर देते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे वीर ग्रंथ मिले हैं, रासो ग्रंथ मिले हैं जिनमें रासुए यज्ञ का वर्णन नहीं है। अब देखते हैं डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा है। नरोत्तम स्वामी, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है। आपको सिर्फ सीधा इतना रखना है कि नरोत्तम स्वामी। हिंट कैसे याद रखोगे, देखो गारसा द तासी का नाम थोड़ा सा वो है, तो रास गारसा द तासी उसमें 4-5 शब्द आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप राष्ट्रीय में भी आपके 4 अक्षर आ रहे हैं। अब ये स्वामी है तो देखना रसिक है, उसमें ई की मात्रा है, तो इसमें भी यही 3 अक्षर हैं। और मैंने तो वहीं पर हिंट बना के छोड़ देती हूँ मैं, तो उसका स्वामी है तो ये रसिक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि नरोत्तम स्वामी ने किससे मानी है, रसिक शब्द से मानी है, जो कि एक राजस्थानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, कथा काव्य। इसके अनुसार रसिक से रासों का विकास निम्न क्रम में हुआ, कि रसिक रसिक से रासु बना, और रासु से क्या बन गया, रासो बन गया। यद्यपि चारण काव्यों के संदर्भ में तर्क उचित जान पड़ता है, चारण काव्यों के संदर्भ में उचित भी समझ सकते हैं, क्यों, किंतु अपभ्रंश भाषा में ऐसे अनेक काव्य ग्रंथ पहले ही उपलब्ध हैं जिनका नाम रासक या रास ग्रंथ है। ठीक है, अब देखना। अच्छा, मैंने किस किस का बता दिया आपको, किसका बताया, पहले मेरे साथ साथ आप भी एक बार पुनरावृत्ति करते जाएं इसकी, कि गारसा द तासी ने किससे माना, राष्ट्रीय यज्ञ से माना। क्यों माना, क्योंकि वीर गाथात्मक जो रचनाएं मिली थी उसमें राष्ट्रीय यज्ञ का उल्लेख था। दूसरा, नरोत्तम स्वामी ने किससे माना, राजस्थानी शब्द रसिक से माना। ठीक है, और स्वामी, स्वामी में बड़ी की मात्रा, रसिक में छोटी, इसमें भी 3 अक्षर, इसमें भी 3 अक्षर। इस तरह से आपके हिंट वहीं की वहीं, आपको एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको याद आ जाएगा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ दिया। भाई रसायन, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने रस चिंतामणि लिखी है, आपको ध्यान होगा, रस चिंतामणि, तो रसायन मतलब रस के बारे में कौन बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी, रसायन से मानी है। उन्होंने बिसल देव रासो की एक पंक्ति अपने मत के समर्थन में उद्धृत की है, जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख हुआ है। मतलब उन्होंने एक प्रमाण भी दिया है, बिसल देव रासो की कुछ पंक्तियां दी है। अब आपको यहाँ पर दोहरी बातें याद रखनी है, कि एक तो पूछ ले 1200 बहोत्रा मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो ये कह रहे हैं कि ये पंक्तियां किसकी है, एक तो आपसे पंक्तियां भी पूछ सकते हैं, किसकी हैं ये पंक्तियां, बिसल देव रासो की, बिसल देव रासो की है। ठीक है, और बिसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाला की है। किसकी है, नरपति नाला की है। ये बात आपको यहीं से याद रख लेनी है। 1200 बहोत्रा मजारी, तो थोड़ा सा आप हिंट बना लेना, इसमें रसायन शब्द की बात आई है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रसायन से मानी है। ये क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हर बात को तर्क के साथ बताया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने का मत
क्या कहा? रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या मत है, ये देख लेते हैं। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसे व्युत्पन्न माना है। देखो, नरोत्तम स्वामी, स्वामी ने क्या माना? रसिक माना। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी ने किससे माना? राजसूय यज्ञ से। मैंने बताया कि यहाँ गारसा द तासी, गारसा द तासी, तो एस में भी बड़े अक्षर आ रहे हैं, सबसे बड़ा नाम है ये। थोड़ा सा इस तरीके से आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपका हिंट ये मतलब बैठ जाएगा। उसके बाद मैंने किसका बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रसायन कहा है। और मैंने रसायन से आपको बता दिया, रस चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी के रसों के बारे में बात करते हैं, तो ये किसकी है? रसायन रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखो, बहुत ज़्यादा हमारे पास तथ्य हो जाते हैं, तो हर तथ्य को याद रखना हमारे स्मृति में याद रहे या परमानेंट रहे, तो ये ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन एक हमारे दिमाग की खासियत है कि उसके साथ अगर हम कोई हिंट बना के छोड़ देते हैं या आपस में संबंध अक्षर का किसी दूसरे अक्षर के साथ संबंध बना के छोड़ देते, तो वो चीज़ सामने देखते ही हमें याद आ ही जाती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किससे माना है? रासक से। अब इसके पीछे भी मैं आपको ट्रिक बना दूंगी। प्रसाद, प्रसाद में आ का डंडा है, तो भाई रासक में भी आ की ही मात्रा है। प्रसाद रासक। हजारी मैंने तो यहाँ से किया था, जा में भी आ है और सा में भी, मतलब आ ज्यादा है, तो ये इसने रासक माना है। रासक में भी आ की मात्रा है। इनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक को एक काव्य भेद भी माना है और एक छंद भी माना है। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया। मतलब आदिकाल में जो वीर गाथाएं लिखी गई थी, उनमें चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग किसके लिए लिया? चरित्र प्रधान, चरित्र का मतलब है चरित्र प्रधान जो लिखे। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि रास जो है कौन सी भाषा का वो शब्द है? कब रास जो छंद था वो कौन सी भाषा में प्रचलित था? अपभ्रंश में। मात्राएं कितनी थी उसमें? 29 छंद थे, ठीक है। तो रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। मतलब रासक क्या है? एक तरीके से छंद है। आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिनमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। आगे चलकर किसको कहा गया? जिसमें गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। आरंभ में रास छंद केवल प्रेमपरक रचनाओं में प्रयुक्त किए गए, परंतु कालांतर में वीर रसयुक्त रचनाओं को भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति निम्न क्रम में आई। अब यहाँ पर रासक, फिर रास, रासा, रासो, आपको ये सब नहीं इतना ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक एक ट्रिक बताया। रासक को देखते ही क्या नाम आएगा? आ की मात्रा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ई की मात्रा है तो रसिक स्वामी, रसिक से नरोत्तम स्वामी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से रसायन, ठीक है। तो आपको आई होप ये सारी मेरी ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। माता प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ वर्मा जी ने भी आचार्य द्विवेदी के मत का समर्थन किया है। अब देखना, माता प्रसाद में भी आ की मात्रा आ गई और इन्होंने भी किसको माना? रासक को माना, ठीक है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समर्थन देते हैं। अतः अब यही मत प्राय मान्य है। मतलब किस मत क्या मान्य है? कि रासक शब्द से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आगे देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो थी व्युत्पत्ति के बारे में। संबंध तो 3-4 ही है, गारसा दत्तासी, नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। और इनका आप ध्यान रखेंगे, ये 3-4 ही हैं कि कहाँ से कौन कौन किसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि रासो काव्य, रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला आता है बीसल देव रासो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर बनना यहाँ पर संभावित है, बीसल देव रासो। क्या पढ़ेंगे हम? बीसल देव रासो सबसे पहला ही है।
तो ये किसने लिखा? बीसल देव रासो की रचना किसने की? नरपति नाला। इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे? नर, नर क्या बजाते हैं? विसल, विसल बजाते हैं ना सीटी, ठीक है, ऐसे याद रखना। नरपति नाला ने इस ग्रंथ की रचना कब की? संवत 1212 विक्रमी में की। इस ग्रंथ के रचित चरित नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु अन्य राष्ट्रकामों की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि इस ग्रंथ में तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। मतलब ये तो है कि जितने भी राष्ट्र हैं ना, उनमें ऐतिहासिकता भी है और कल्पना भी है, और प्रामाणिकता में तो सभी को संदेह है ही है। अब जो मेन बात आती है वो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। बीसल देव रासो की रचना यद्यपि आदिकाल में हुई, तथापि अन्य रासो काव्यों की भांति ये वीर गाथात्मक कृति न होकर एक विरह काव्य है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसल देव रासो जो है वो किस प्रकार की रचना है? क्या है? एक विरह काव्य है, वीर गाथात्मक कृति नहीं है। अब आपको ऑप्शन में दे दे कि बीसल देव रासो के संदर्भ में कौन सी बात सत्य है। एक तो ये दे दे कि यह एक वीर गाथात्मक कृति है, दूसरा दे दे कि एक विरह काव्य है, एक तीसरा दे दे कि यह मूलतः, मतलब कुछ भी एक और दे दे आपको। तो इस तरह से आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है, पजल्ड नहीं होना है कि बीसल देव रासो कैसा है? विरह काव्य है। और ट्रिक आपको फिर से एक बता देती हूँ कि आदमी नर, मैंने ट्रिक बताई थी, नरपति नाला बीसल देव रासो लिखी है नरपति नाला ने। तो मैंने बताया था नर क्या बजाते हैं? नर क्या बजाते हैं? नर बजाते हैं विशल, और विशल कब बजाते हैं? विरह में बजाते हैं। तो ये क्या है? एक विरह काव्य है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसका मूल रूप वस्तुतः गेय काव्य है, मतलब गीतात्मक है, गीतों की तरह गाकर गाए जाने वाला गेय काव्य होने के कारण इसका रूप स्वरूप परिवर्तित होता रहा। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, ये बता दिए यहाँ पर काव्य कृति है, जिसे कितने खंडों में विभक्त किया गया? 4। विशल कौन बजाते हैं? 4 लोग मिलकर बनाते हैं। ऐसे याद रखना कि बीसल देव रासो को कितने खंडों में बांटा गया है? 4 खंडों में बांटा गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती। अब इसके नायक कौन कौन हैं? एक तो राजमती और एक बीसल देव। नायक तो है बीसल देव और नायिका कौन है? राजमती से इनका विवाह दिखाया गया है। कौन से खंड में? प्रथम खंड में। अब इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक बार। नरपति नाला क्या लिखी उन्होंने? बीसल देव रासो। नर कौन क्या बजाते हैं? बीसल बजाते हैं। किस कब बजाते हैं? विरह, विरह में। तो ये कैसा है? विरह काव्य है। और ये कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में किसका वर्णन किया गया है? आप ये नोट्स ही बना लीजिएगा, लीनियर क्वेश्चंस आपके पास बन जाएंगे। किस किस के विरह का वर्णन है? बीसल देव और राजमती का। बीसल देव और राजमती के विरह का इसमें विवाह का वर्णन किया गया है। किसमें? प्रथम खंड में। ठीक है, प्रथम खंड में विवाह दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। भाई रानी ने कोई व्यंग्य मारा होगा, मतलब जो अक्सर लड़कियां हैं ये व्यंग्य तो मारती ही रहती हैं, कटाक्ष आलोचना कुछ इस प्रकार का, बेचारी सारा दिन घर का काम करके दुखी रहती हैं, तो कुछ ना कुछ उनके मुंह से निकल ही जाता है। तो राजा रुष्ट होकर कहाँ चला जाता है? उड़ीसा। उड़ीसा जाने की कथा है दूसरे खंड में। पहले खंड में विवाह होता है, और भाई विवाह होने के बाद क्या होता है? उलाने सुनने को मिलते हैं, व्यंग्य सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरे खंड में व्यंग्य आ जाता है। 12 वर्ष तक बीसल देव उड़ीसा में रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का ये विरह वृत्तांत तृतीय खंड में वर्णित है। चतुर्थ खंड में इन दोनों का पुनर्मिलन है। अब देख लो बीसल देव रासो की मैं एक एक बात आपको बता देती हूँ कि नरपति नाला ने लिखा, एक विरह काव्य है, 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में क्या होता है? विवाह होता है। दूसरे खंड में क्या हो जाता है? इनके व्यंग्य कटाक्ष हैं,
व्यंग्य कटाक्ष कर देता है। राजा कहाँ चला जाता है? बिसल देव उड़ीसा चल जाता है। कितने साल तक रहता है? 12 साल तक रहता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? राजमती की क्या होती है? राजमती की क्या है? विरह व्यथा है, विरह व्यथा है। और चौथे खंड में इनका पुनर्मिलन है। ठीक है, पुनर्मिलन है। तो ये आप याद रखेंगे। चारों खंड मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। ठीक है, और चतुर्थ खंड में पुनर्मिलन है इनका। लिखूं या लिख लोगे? चतुर्थ खंड में क्या है? पुनर्मिलन। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। बीसल देव रासो 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है। मतलब विरह काव्य भी है और एक प्रेम परक रचना भी है। और कितने छंद हैं? 125 छंद हैं। एस्टेट वाले स्टूडेंट याद रखें। या और क्योंकि देखो, जब कई बच्चे ऐसे कहते हैं, जो हमारा HSC और HPSC का जो स्क्रीनिंग होता है वो बहुत ही लाइटली होता है, बहुत ही ईजी आता है। लेकिन उससे पहले का जो पड़ाव है वो टेट है भाई, एस्टेट है। उसे पार करके आना ही, पहले इस मुश्किल को पार करेंगे तभी हम इस आसान पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये पड़ाव पहले क्लियर करना पड़ेगा। और भाई एस्टेट में जो मैं बता रही हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं कह रही थी ना, ऊपर 3 पॉइंट डाल देंगे कि एक विरह काव्य है, वीरगाथात्मक काव्य है, इसमें इतने छंद हैं, तो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। बिसल दे रासों में 125 छंद 4 खंडों में प्रकाशित है। और पहले में क्या होता है? उनका विवाह होता है। दूसरे में व्यंग्य है। तीसरे में वो उनका विरह व्यथा है। और चौथे में उनका पुनर्मिलन है। और एक प्रेम काव्य है। 125 छंद है इसमें। ठीक है, जिसमें संदेश रासक की भांति विरह की प्रधानता है। विरह के अब आपको पता है, विरह खंड आ गया तो विरह की प्रधानता तो होगी ही। जब 12 वर्ष तक नायक दूर रहेगा तो विरह तो स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक चित्रण के साथ साथ संयोग के मर्म स्पर्शी चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्र अंकित करके इस काव्य कृति के महत्व को द्विगुणित कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासों की भाषा को राजस्थानी माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिसल देव रासो। बिसल कौन बजाते हैं? आप राजस्थानी से याद रखना। बिसल के साथ एक बात और जोड़ देना, वो विशल कौन बजा रहा था? नरपति। नर कहाँ का था? राजस्थान का था। तो भाषा कैसी है इसकी? राजस्थानी। किसने मानी? रामचंद्र शुक्ल जी ने। जिसका उच्चारण आचार्य रामचंद्र, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। दूसरा कौन सा आता है? ये था हमारा बिसल देव रासो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और पूरी ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल भी आपको जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे बोलने में बहुत थकान हो रही है, क्योंकि एक एक बात को 10-10 बार बोलना पड़ रहा है। इसलिए बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि मैंने ये जो है अभी यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया है लगभग 10-15 दिन से। और हमारे जो व्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बार 200-250 सब्सक्राइबर थोड़े जल्दी से हो जाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं सब्सक्राइब को देखकर ही आगे बढ़ते हैं कि इसको कितने लोगों ने देखा है। तो भाई आप शुरू से देखोगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वीराज रासो अगली आती है। पहला कौन सा पढ़ा हमने? बिसल देव रासो। हम रासो साहित्य पढ़ रहे हैं, पहला बिसल देव रासो पढ़ा। अच्छे से मैंने आपको एक एक बात बता दी है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अच्छा, अभी हमने बिसल देव रासो पढ़ा था, वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इंटरफेयर हुआ था। तो उन्होंने बिसल देव रासो की क्या मानी थी? भाषा राजस्थानी मानी थी। अब हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम काव्य पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम काव्य किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना।
रासों की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना स्वीकार करता है। तो देखो, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक ऐसा वर्ग है जो इसे बिल्कुल अप्रामाणिक मानता है। कौन कौन है? इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और चंद्र बरदाई को क्या माना है? पहला कवि माना होगा। तो लेकिन इस वर्ग और इस रचना को बिल्कुल अप्रामाणिक मानते हैं। तो अप्रामाणिक में किसका नाम सबसे प्रमुख है? रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर वुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। नेट, एस्टेट हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात आपको ये कि सभी भी अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो इसमें डॉक्टर वुलर जो है ये दे देते हैं नाम बच्चों को पजल्ड करने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो हैं ही हैं जो इन्हें प्रमाणिक नहीं मानते हैं। एक मुंशी देवी है और गौरी, गौरी भी औरतों का नाम है और देवी भी औरतों का नाम है, और ये तो किसी भी बात को प्रमाणिक मानती ही नहीं है। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और पहला तो ये वर्ग था जो इसे बिल्कुल अप्रामाणिक मानता है। अब दूसरा, इस वर्ग कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो रासों को एक प्रामाणिक रचना मानते हैं। अब प्रामाणिक रचना मानने वालों में कौन है? श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पांडे, मिश्र बंधु, कर्नल टाड के नाम लिए जाते हैं। अब प्रामाणिक कैसे मानते हैं? आप याद रखना, भगवान श्याम को प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है कि वो इस दुनिया में आए थे और रासलीला रची थी। तो कैसे याद रखोगे? श्याम, श्याम का ही पर्यायवाची क्या है? मोहन, और मोहन इन दोनों को ही क्या कहते हैं? विष्णु भगवान के ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। मिश्र बंधु, मिश्र भी भाई थोड़ा सा मिला लेना इनसे, ठीक है, हर एक चीज़ के तो नहीं मिलते, ठीक है। और ये हैं प्रमाणिक मानने वाली। तृतीय वर्ग के विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हुए इसके कुछ अंश को ही प्रमाणिक मानते हैं। कुछ मतलब पूरी रचना को प्रमाणिक नहीं मानते। पृथ्वीराज रासों के एक अंश को प्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं मुनि जिनी विजय इसी वर्ग के विद्वान हैं। ये क्या मानते हैं? इस रचना को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। मतलब पृथ्वीराज रासो, नाम जैसे पढ़े ना, पृथ्वीराज चौहान इतिहास में बड़ा नाम है, तो नाम से तो पृथ्वीराज रासो है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। इसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया है। तो किसका प्रयोग अधिक है इसमें? कल्पना एवं अतिशयोक्ति का। ऐतिहासिक तथ्यों का क्या है? अभाव है। प्रामाणिकता पर क्या है? संदिग्धता है, ठीक है। यद्यपि रासों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। ये एक एक बात आप याद रखना, यहाँ से एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। पृथ्वीराज रासों के बारे में आपको लिखने में आए तो क्या लिखोगे? कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया गया है। इतिहास और क्या है? ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है, और प्रामाणिकता पर संदेह है, और ये तथापि उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण है। मतलब काव्य सौंदर्य तो काफी अच्छा है। वीर एवं श्रृंगार रसों की जैसी भव्य योजना इस विकसनशील महाकाव्य में की गई है। वीर एवं श्रृंगार रस है, वीर एवं श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। प्रामाणिकता में संदिग्धता है, ऐतिहासिकता का अभाव है, कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया गया है। यही कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो लीनियर क्वेश्चंस सीधा पकड़ा देगा, और मैं यहाँ पर डिटेल बताते बताते सारे लीनियर क्वेश्चंस आपको यहीं पर बता रही हूँ, ठीक है। फिर है युद्ध वर्णनों के अंतर्गत वीर हृदय की उमंगों और रणबांकुरों के क्रियाकलापों का अत्यंत हृदयग्राही, ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। युद्ध का जो वर्णन किया गया है इसमें, इस रासो काव्य में, तो उसमें कैसे हैं कि युद्ध करते वक्त वीरों के हृदय में क्या क्या उमंगें उठती हैं, और जो हमारे रणबांकुरे हैं जो युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहे हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, मतलब उनके जो युद्ध में किए गए क्रियाएं हैं, वो हमारे हृदय को स्पर्श करती हुई नजर आती हैं।
ओजपूर्ण है और मर्मस्पर्शी है, हृदय को छूने वाले वर्णन किया गया है। अपने विशाल कलेवर में ये ग्रंथ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक व्रतों को समाविष्ट किए हुए है। मतलब ऐतिहासिकता भी है उसमें, पौराणिकता का भी वर्णन किया गया है और काल्पनिक भी है, तथा अपनी अद्भुत भाव व्यंजना, प्रकृति निरूपण, अलंकारों के सहज प्रयोग, छंदों की विविधता के कारण रासो काव्य परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम ग्रंथ किस वजह से माना जाता है? इनके जो भाव व्यंजना है, प्रकृति, मतलब कुछ संदिग्धता तो है कि प्रमाणिकता में संदिग्धता है कि प्रमाणित माने या ना माने, क्योंकि उसमें कल्पना का समावेश है। लेकिन कल्पना के साथ साथ जो रणबांकुरों का युद्ध का क्रियाकलाप, उनके हृदय की उमंगे, उनका ओज, प्रकृति निरूपण, अलंकार, भाव व्यंजना और छंदों की जो विविधता है, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि रासो काव्य परंपरा का एक सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रासो था। 1 मिनट और रहता है अभी यहाँ। परमाल रासो यहीं पर है हमारा अगला। 2 हमने पढ़ लिए हैं, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। तीसरा आता है हमारा परमाल रासो। परमाल रासो, परमाल रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? जगनेक की, जिसे चंदेल वंशी राजा परमरिंदेव का दरबारी कवि परमरिदेव का दरबारी कवि माना जाता है। आला और उदल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासो के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया गया है। अब याद रखना, परमाल रासो किसने लिखा? कवि कौन है? जगनेक। क्या पढ़ रहे हैं हम? रासो साहित्य। और इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? 2 क्षत्रिय सामंतों, जिसे आला उदल के नाम से भी 2 क्षत्रिय सामंतों का वर्णन है। कौन कौन थे? आला और उदल। कौन कौन थे देखना, सब शुरू से बता देती हूँ। परमाल रासो किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। किन 2 क्षत्रियों का वर्णन है? आला और उदल। और इसका एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अला उदल। अला उदल नाम से भी ये जाना जाता है। कौन? परमाल रासो। और उत्तर प्रदेश में इसे आला या आलाखंड, आलाखंड किसका दूसरा नाम है? परमाल रासो का। आलाखंड किसका दूसरा नाम है? परमाल रासो का। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। आलाखंड किस रचना का नाम है? परमाल रासो का। किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। आला और उदल की वीरता की कहानी है इसमें। ठीक है, यह अपनी गेयता के कारण अब तक लोक काव्य के रूप में समादृत है। मतलब लोक काव्य के रूप में इसकी जो ये पद हैं, दोहे हैं, ये काफ़ी गाए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर इसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। मतलब हिंदी का जहाँ बोलबाला है, वहाँ पर इनके गीत आज भी सुने जाते हैं। ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है। अब ये याद रखना है, परमाल रासो को आचार्य इस ग्रंथ, देखो ये बात लिख दी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी, मतलब और कवियों ने भी इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। तो और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अर्ध प्रमाणिक माना है। स्वीकार करते हुए अपना मत निम्न शब्दों में व्यक्त किया: जगनीक के मूल काव्य का क्या रूप था, ये कहना कठिन हो गया है। अनुमानतः इस संग्रह का वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। ठीक, तो परमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणिक रचना माना गया है। परमाल रासो का रचना काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना गया है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग इसकी अन्यतम विशेषता है। भाषा कैसी है? भावों के अनुरूप है, वीरता प्रधान है, 13वीं शताब्दी में रचित है। परमाल रासो किसने लिखी? जगनीक ने लिखी। दूसरा नाम क्या है इसका? आलाखंड है। और कौन से 2 क्षत्रियों की कहानी है? आला और उदल की। आला और उदल की। ठीक है,
अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। आज भी वर्षा काल में उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में आल्हा के स्वर सुने जा सकते हैं, जो श्रोताओं के हृदय में वीर रस का संचार कर देते हैं। आल्हा खंड नाम से चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कराया था। आल्हा खंड से प्रकाशन किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चार्ल्स एलियट ने। और जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण कर उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। मतलब इसका एक प्रकाशन किसने करवाया, आल्हा खंड के नाम से तो चार्ल्स इलियट ने करवाया, और नागरी प्रचारणी सभा से किसने प्रकाशित करवाया, श्याम सुंदर दास जी ने प्रकाशित करवाया। यद्यपि ये कृति सर्वदा प्रमाणिक नहीं है, तथापि अपनी गेयता, वीर रस की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण आदिकाल एक उल्लेखनीय कृति मानी गई है। ये तो सभी में है, जो रासो काव्य पढ़ रहे हो उन सब में है ये लाइन। तो आगे पढ़ते नंबर 4 पर हम खुमान रासो। कौन सा आता है, खुमान। भाई क्या है, मेरी मम्मी कहती क्या खुमार सा चढ़ा हुआ है तुम्हारे। तो खुमार किसको चढ़ता है, जब पूरा बच्चों का एक दल, यानी कि जो कुछ शरारती लड़के उनका एक दल इकट्ठा हो जाता है, उन्हें एक खुमार सा चढ़ जाता है। भाई किसी को भी मारने लग जाते हैं, पंगा ले लेते हैं जहाँ मर्जी। तो ये आप ट्रिक बना सकते हो। खुमान रासो किसकी है, दलपति विजय की। इस ग्रंथ का रचित नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। ज़्यादातर इनके जो नायक हैं उनका नाम इस रचना से ही मिल जाएगा। अन्य रासो काव्य ग्रंथों की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, तो राजस्थान के व्रत संग्राहकों डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया ने इसे 17वीं सदी की रचना बताया है। ठीक है, खुमान रासो को कोई भाई 17वीं शताब्दी का मान रहा है, कोई सी शताब्दी का मान रहा है। आचार्य शुक्ल का मत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें आदिकालीन हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। अब यहाँ से देखना, इस ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है। तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि खुमान रासों में कितने छंद हैं, 5000। ठीक है, खुमान रासों में कितने छंद हैं, 5000। वस्तु वर्णन के अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब इसमें कौन कौन सा इसका वस्तु वर्णन किया गया है। एक तो नायिका भेद है, एक षड ऋतु वर्णन है, और समावेश किया गया है किसका, नायिका भेद और षड ऋतु। यद्यपि वीर रस ही ग्रंथ का प्रधान रस है। देखो ये रासो काव्य में वीर रस तो सभी में प्रधानता है, लेकिन खुमान रासों में नायिका भेद और षड ऋतु का वर्णन भी उपलब्ध है। तथापि श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्र भी है। ये मैं शुरू में ही बता गई थी कि जो वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। तो किस में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, सभी रासो काव्य में है। ठीक है, अब है वीर रस ही ग्रंथ का प्रधान रस है, श्रृंगार भी है। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियों को समाविष्ट किए हुए इस ग्रंथ में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के रासो साहित्य के उल्लेखनीय ग्रंथ यही 4 हैं। ठीक है, प्राकृत पैंगलम में हमीर रासो के कुछ छंद मिले थे, जिनके आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो के अस्तित्व को स्वीकार किया था, किंतु अभी तक ये ग्रंथ अपर्याप्त है। एक और आता है विजयपाल रासो, अपभ्रंश भाषा में रचित है। तो ये सब जो मैं आपको एक ही जगह पर बता दूंगी, इनसे कुछ इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं, किंतु इन काव्य ग्रंथों के काव्य सौष्ठव पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मतलब काव्य सौष्ठव की तरीके से, मतलब इनकी भाव व्यंजना, इनकी भाषा, ये तो इनके लिए तो ये सारे उपयुक्त हैं, लेकिन इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन काव्य सौष्ठव पर यानी कि इनकी भाषा शैली पर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वीर रस की जैसी ओजपूर्ण अभिव्यक्ति इनमें हुई है, वैसे ही परवर्ती साहित्य में भी दुर्लभ है। मतलब जो बाद का साहित्य आया उसमें भी इस प्रकार की काव्य सौष्ठव नहीं मिलता। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने में भी इन रासो ग्रंथों की उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये थे हमारे 4 प्रमुख रासो साहित्य। अब हम एक जगह पर देख लेते हैं, आपको अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं।
आदिकालीन साहित्य के स्मरणीय तथ्य, आपको याद रखने लायक ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बताने का हमारे पास कुछ नहीं बच जाता है। मैंने सभी आपको ट्रिक के साथ बताई कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रबरदाई ने। बिसल कौन बजाता है, नरपति नाला। परमाल रासो जगनीक ने लिखी। खुमान किसके चढ़ता है, दलपति के। विजय किसकी होती है, नल की। देख, नल, नल की हमेशा, नल किसी के नाम से भी ले सकते हो, या नल का अपना पानी वाला, भाई उसकी विजय होती है। अगर पानी में नल नहीं होगा तो हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। हमीर रासो किसकी है, सारंगधर की। इसके लिए मैंने कभी कोई ट्रिक नहीं बनाई, ये मुझे हमेशा एज यूजुअल याद रहता था। ठीक है, ये इनके सन है। ये ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है सन, क्योंकि इनमें सभी में संदिग्धता है और ये पूछते भी नहीं है एग्जाम में। अब कुछ रास काव्य है जो जैन साहित्य में लिखे गए थे। भरतेश्वर बाहुबली मैंने आपको बताया था, इनकी रचना शालिभद्र सूरी। किसने इनको पहला कवि माना है, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। बुद्धि रास किसने लिखी, ये भी शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की दो रचनाएं हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास। नेट एग्जाम में क्या होता है कि आपको ना मिलान करने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मिलान करने के लिए इनमें से कोई एक भी रचना अगर आपकी पकड़ में आ जाती है तो मिलान करना आपको आसान हो जाता है। तो रचनाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना, और उसके बाद मैं और भी रचनाएं बता दूंगी जो रासों की हैं। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। चंदन वाला रास, रास आसगु, जीव दया। चंदन और जीव, चंदन और जीव किसने हैं, चंदन। जीव हमेशा किस आस में रहते हैं कि कोई हमारे ऊपर दया करेगा, ठीक है, चंदन लगाएगा। जीव हमेशा इस आस में रहते हैं कि कोई हमें भी चंदन लगाए, मतलब कोई हमें भी दया, हमारे प्रति भी सहानुभूति दिखाए, ठीक है। स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र, जिनी धर्म सूरी। ये कैसे याद रखोगे, स्थूलीभद्र रास। स्थूली एक शब्द है, भद्र एक है, रास एक है, जिनी धर्म सूरी, इसमें भी यही तीन बन रहे हैं। अगर ट्रिक, ये वैसे तो आपको याद रखना पड़ेगा लेकिन थोड़ा हिंट बता देती हूँ। रेवंतगिरी, भाई हमारे पड़ोस में एक रेवती नाम की औरत थी, जब भी लड़ाई होती थी उसकी विजय होती थी, ये ट्रिक आप बना सकते हो। नेमीनाथ सुमति, मतलब जो नियम से चलता है उसकी हमेशा सुमति, अच्छी मति, अच्छी बुद्धि होती है उसके पास। केच कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना, थोड़ा याद कर लेना कि किस किस की है। क्वेश्चन यहाँ से कम ही संभावना है, लेकिन ना नहीं कह सकते हम, क्या पता कहाँ से क्या पूछ ले, तो ये सब आप एक बार देख लेना। हाँ, ये तीन चार जो पंक्ति ये हैं इम्पोर्टेंट हैं ये सारी। जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश किसने लिखी, भट्ट केदार ने। जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर। मधुकर, मधुकर आप लगा सकते हो भौरे की तरह, और मयंक भी किसका है, ये चांद, मयंक मधु, ऐसे याद रखना। ये सूर्य के उससे, चंद्रमा के उससे पर्याय से आप याद रख सकते, मधुकर कहते हैं ना चंद्रमा को, तो ये मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। विद्यापति की, विद्यापति की पदावली हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, सब कुछ डाल चुके हैं इनके बारे में। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो ने लिखी हैं, तो अमीर खुसरो के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। विद्यापति जी के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, दोनों वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर नेट में पूछी जाती है, ढोला मारोरा दुहा किसने लिखी, कुशल लाभ ने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, ये और बता देती हूँ मैं आपको रासों की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी मैंने आपको दे दी हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई, रासक से हुई है। ये एक कैसा है, गेय छंद होता है, हमने पढ़ा ना सारे रासों में कि गेय छंद है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। और इस बार एसपीजीटी एस्टेट में ये लाइन ऐसे कैसे रखी थी, ठीक है, तो आप देख लेना। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, इसके व्रत संस्करण में, मतलब ये इसके जो तीन चार संस्करण है उनमें से एक जो सबसे बड़ा संस्करण है उसमें कितने सर्ग हैं, 69 सर्ग है। सर्ग को क्या कहते हैं हम, समय भी कह सकते हैं, समय कहते हैं, खंड भी कह देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें रासो, पृथ्वीराज रासो में इन्हें सर्ग कहा गया है। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है। अब बिसल देव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है,
श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, विरह भी है। विजयपाल रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसी के साथ हमारा आदिकाल जो है आज यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। तो जिस बच्चे को भी अपने नेट की तैयारी करनी है, चाहे एस्टेट की तैयारी करनी है, टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी करनी है, चाहे नेट की करनी है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, चाहे एचपीएससी सब्जेक्टिव स्क्रीनिंग, एचएससी स्क्रीनिंग, यूपी टेट, राजस्थान रीट, चाहे किसी भी आप हिंदी साहित्य की आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए आपकी ये वीडियो जो है सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दी गई है और मैंने समझाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे आदिकाल की, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो बस यही एक वीडियो रहती है। आपने कमेंट में बताया नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर मैं भक्ति काल शुरू कर देती हूँ। और जब हमारा सिलेबस थोड़ा सा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि नहीं मैम ये टॉपिक एक हमारा पूरा हो गया, इसी के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करवा दीजिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया है। आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।